हेलो साथियों, कल अपने जो पिछला वीडियो था उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या होंगे उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना था मोहम्मद मूसा वर्सेस अगोर कुमार गांगुली का जो केस था उसमें किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रिवी काउंसिल का ये केस है, इसमें किस सिद्धांत को पेश किया था। इसका राइट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन का सिद्धांत। जब आप धारा 53A जो सेक्शन है उसमें भागिक पालन के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया है। इस केस के इसमें जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे मोहम्मद मूसा वर्सेस अगोर कुमार गांगुली के केस में, उन्हें 1929 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट करके और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एक नया सेक्शन ऐड किया 53A, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंधक में कब्जा प्रदान किया जाना आवश्यक है। पोजीशन ऑफ डिलीवरी कौन से बंधक का जो प्रकार है उसमें जरूरी होता है, ये हमको देखना है। सबसे पहला सादा बंधक जो है, सादा बंधक में पोजीशन नहीं दिया जाता है, पोजीशन डिलीवर नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो मॉर्गेजर है वो अपने आप को पर्सनल लाइबल करता है। मॉर्गेज सिक्योरिटी के रूप में जो मॉर्गेज मनी है उसको पेमेंट करने के लिए पर्सनल लाइबल होता है। इसमें प्रॉपर्टी में पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरा हक विलेख द्वारा निक्षेप, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स जो है, इसमें सिर्फ जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनका पोजीशन ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है। तीसरा है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर होना कंपलसरी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है कि अंग्रेजी बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार बंधक सदैव बंधक, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज नियम किस वार में प्रतिपादित हुआ। जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 60 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कि जब मॉर्गेज किया जाता है तो मॉर्गेज सिर्फ या तो कोर्ट की डिक्री से खत्म हो सकता है या पक्षकारों के जो द्वारा जो कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग से किया हुआ है सेपरेटली उसके द्वारा होता है। अदरवाइज मॉर्गेज जो है उसको आप ना तो किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर कर सकते, वो मॉर्गेज ही रहता है। ये सिद्धांत जो है नॉक्स वर्सेस राइस के केस में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबंध का अधिकार, राइट टू फोरक्लोजर, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है राइट टू रिडम्पशन, राइट टू रिडम्पशन जिसे कहते हैं मोचन या विमोचन का अधिकार, जो धारा 60 में है। राइट टू रिडम्पशन जो है वो होता है मॉर्गेजर को होता है कि वो जैसे ही बंधक जो ऋण है उसका पेमेंट कर दे और अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करा ले, तो उसका राइट ये होता है। दूसरा होता है अपोजिट साइड, जो मॉर्गेजी होता है, बंधक ग्रहीता जिसको कहते हैं, बंधकदार जिसको कहते हैं, उसको जो राइट होता है उसको कहते हैं राइट टू फोरक्लोजर या प्रोबंध का अधिकार।
तो अगर उसका पेमेंट नहीं होता है तो प्रॉपर्टी को जब्त करने, उसको सेल कराकर अपना पैसा वापस लेने का जो राइट होता है उसे कहा जाता है राइट टू फोरक्लोजर। तो ये जो है ये बंधकदार को होता है, जिस जो ऋण जो क्रेडिटर है उसको होता है। ये प्रोविजन जो है सेक्शन 67 में दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रम बंधन के सिद्धांत, रूल ऑफ मार्शलिंग से संबंधित वाद है। इसका राइट आंसर है एल्ड्रिच वर्सेस कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिदाय का सिद्धांत, रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन, किस धारा में उल्लिखित है? अगर एक से अधिक प्रॉपर्टी या एक से अधिक ओनर्स की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा जाता है तो किस रेशियो में बंधक ऋण का भुगतान किया जाएगा? ये होता है रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन। किस रेशियो में भुगतान किया जाएगा? तो ये रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन या अभिदाय का सिद्धांत है जो धारा 82 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद दायर करने का अधिकारी है। राइट टू रिडम्पशन का जो सूट फाइल किया जाता है कोर्ट में, जैसे आपने जो बंधक लोन का है उसको बंधकदार को पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं कर रहा है, तो कौन कौन व्यक्ति जो है उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, किसको ये राइट होता है? तो वो जब आप सेक्शन 91 जो है, सेक्शन 91 में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि मोचन के लिए जो है कोर्ट में सूट फाइल कौन कर सकता है, किसको ये राइट है। तो उसमें बंधक ऋण का प्रतिभूति, यदि किसने जो श्योरिटी दी हुई है कि भाई अगर ये बंधक करता पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, तो और वो पेमेंट कर देता है तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। या कोई बंधककर्ता का कोई लेनदार है बंधकदार के अलावा, वो पेमेंट कर देता है तो फिर वो कोर्ट जा सकता है। इसी तरीके से रिडम्पशन, ये तो हुई बात प्रॉपर्टी में राइट रखने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो राइट टू रिडम्पशन में इंटरेस्ट रखता हो, उसका हितधारी हो, वो व्यक्ति भी कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है जो है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। इसके साथ आप आगे और जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो जो है वो विधिक प्रत्यासन जो है निम्नलिखित में से लीगल सब्रोगेशन किस धारा में उल्लिखित है? लीगल सब्रोगेशन जो है वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया है? ये तो वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया है इसके बारे में जो है, तो इसके बारे में लीगल दो तरह के जो सब्रोगेशन होते हैं, लीगल सब्रोगेशन और कन्वेंशनल सब्रोगेशन, दोनों का प्रोविजन सेक्शन 92 में किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोचन ऊपर की ओर, प्रोबंध नीचे की ओर, रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। मोचन ऊपर की ओर, प्रोबंध नीचे की ओर, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन का जो सिद्धांत है वो किस धारा में उल्लिखित है? तो ये जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप सेक्शन 94 इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भार, चार्ज। चार्ज जो होता है वो किस संपत्ति पर हो सकता है? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पर, बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो भार चार्ज होता है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी पर आप किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं डाल सकते। तो ये आपके जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो आपके हर एग्जाम में
जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी आपके काम आएंगे। इसके बाद अब अपन आते हैं जो आपको एक एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन आता रहता है, कभी शॉर्ट नोट कभी फुल क्वेश्चन, वो है प्रत्यासन। सब्रोगेशन। सेक्शन 92 जो है इसके बारे में चर्चा करता है। जो सब्रोगेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है विधिक प्रत्यासन, इसे लीगल सब्रोगेशन कहते हैं, और दूसरा होता है संविदात्मक या इसे परंपरागत भी कहते हैं, परंपरागत प्रत्यासन, कॉन्ट्रेक्चुअल या कन्वेंशनल। है तो ये जो आप सेक्शन 92 का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको मिलेगा, और ये सेक्शन 92 का सेकंड पार्ट जो ना, तो अब ये होते क्या हैं। पहली बात तो सब्रोगेशन क्या होता है। सब्रोगेशन का मतलब होता है कि एक के स्थान पर दूसरा, एक के स्थान पर एक व्यक्ति के वहां से हट जाता है, दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर आ जाता है। अब इसको मॉर्गेज से, बंधक से इसको जोड़ दें आप। बंधक से आपने जब जोड़ा इसको, तो सपोज करो कि ए जो है ये मॉर्गेजर है, मतलब बंधक करता है, बी जो है वो बंधकदार है, मॉर्गेजी है, और ये प्रॉपर्टी जो है ये संपत्ति है जिसको मॉर्गेज रखा गया है, जो ए की है। अब ए ने बी से सपोज करो कि 5 लाख रुपए लोन लिया और उसके सिक्योरिटी के रूप में भी अपनी बी प्रॉपर्टी को रखा। अब ए टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता है बी को, लेकिन जो सेक्शन 91 में जो लोग हैं जो मॉर्गेज के लिए सूट फाइल कर रिडम्पशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति बी को पेमेंट कर देता है। तो जैसे सपोज करो कि वो व्यक्ति सी है, जो 91 में उल्लिखित है, उनमें से सपोज करो कि बी को जो पेमेंट किया वो व्यक्ति सी है। तो जैसे बी का पेमेंट हुआ तो बी यहां से जो हट जाएगा और सी जो है इस स्थान पर आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रत्यासन। और 91 में जो लोग हैं, सेक्शन 91 में जो लोग हैं जिनका उल्लेख 91 में किया गया है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो रिडम्पशन के लिए सूट फाइल करने का राइट जो लोग रखते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति मॉर्गेजर का पेमेंट करता है तो उसके लिए जो मॉर्गेजर और जिसने पेमेंट किया उसके बीच कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अलग से उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतः ही लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्वतः ही मॉर्गेजर के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो हम उसे कहेंगे लीगल सब्रोगेशन, और ऐसा सेक्शन 92 में मेंशन किया गया है। कौन कौन व्यक्ति जो है लीगल सब्रोगेट हो सकते हैं, तो उसके लिए है, पहला है पश्चातवर्ती या मध्यवर्ती बंधकदार। सब्सिक्वेंट और प्यूसाइन मॉर्गेजर जो होता है उनमें से कोई जो है मॉर्गेजी जो है वो उसके स्थान पर आ सकता है, लीगल सब्रोगेट हो गया वो। दूसरा होता है पट्टा ग्रहीता, लीजी जिसको कहते हैं, पट्टा ग्रहीता, जिसने उस प्रॉपर्टी का पट्टा लिया हुआ है। तीसरा होता है
सहबंधककर्ता को मॉर्गेजर, चौथा होता है प्रतिभू, श्योरिटी जिसने दी हुई है, और मोचन की साम्या का क्रेता। परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। ये 5 लोग होते हैं। अगर इनमें से कोई मॉर्गेजर का पेमेंट करता है तो ये लीगल सब्रोगेशन कहलाएगा, और स्वतः ही अलग से कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही वो व्यक्ति जो पहला जो मॉर्गेजी है उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, उसे कहेंगे लीगल सब्रोगेशन। दूसरा जो है संविदात्मक या परंपरागत, कॉन्ट्रेक्चुअल और कन्वेंशनल जो सब्रोगेशन है, उसमें जो सेकंड पार्ट है आपका, जो सेकंड पैरा जो आपका है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 92 का, वो जो है थर्ड पैरा जो है उसमें आपको जो है इसके लिए क्या जरूरी है, इनके अलावा ये जो सेक्शन 92 के जो व्यक्ति जो राइट टू रिडम्पशन का फॉर्म, इनके अलावा कोई व्यक्ति जो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, वो व्यक्ति मॉर्गेजर का पेमेंट करता है, तो उसके लिए हमको एक रिटन और जो है रजिस्टर्ड, लिखित और पंजीकृत, फिर अब ये इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए ने पैसा लिया हुआ है बी से, पी प्रॉपर्टी है, अब ए टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता है बी को, इसके स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति डी जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई राइट नहीं रखता है, ना राइट टू रिडम्पशन का, वो व्यक्ति बी के स्थान पर बी को पेमेंट कर देता है। अब यहां पर डी ऑटोमेटिक बी के स्थान पर नहीं आके बैठ सकता, वो बंधकदार नहीं कहलाएगा। वो बंधकदार तभी कहलाएगा जब ए और डी के बीच में रिटन एंड रजिस्टर्ड, लिखित और पंजीकृत इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि भाई ए डी से कहता है कि आप बी को पेमेंट कर दो मेरे स्थान पर, और फिर आप ये अपन दोनों बीच के ए और डी के बीच रिटन और रजिस्टर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आज के बाद आप बी के स्थान पर मेरे जो बंधकदार कहलाएंगे और मैं आपको बाद में, अगर इस तरह का रजिस्टर्ड और रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसे कहते हैं संविदात्मक और परंपरागत जो है वो प्रत्यासन। तो ये 2 तरह के प्रत्यासन होते हैं, विधिक प्रत्यासन और संविदात्मक या परंपरागत प्रत्यासन। ये आज के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।